गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, इसके पहले हमने अबायोटिक फैक्टर्स की बात की थी, जिसके अंदर में टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट की बात की थी। नेक्स्ट हम इस टॉपिक के अंदर क्या बात करेंगे वो समझ लेते हैं। देखो, टॉपिक का नाम ही क्या है, रेस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर। कि जो अबायोटिक फैक्टर हम पढ़ के आए हैं, जैसे टेम्परेचर है, वाटर है, तो इनके अगेंस्ट हम किस तरह का रेस्पॉन्स देते हैं। रेस्पॉन्स इन विच सेंस कि जैसे मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो मतलब कितना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर को क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो कम टेम्परेचर पर हम किस तरह का बिहेव करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर हम किस तरह का रेस्पॉन्स करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। पूरे ओवरऑल इस टॉपिक के अंदर दो ही चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, ओवरऑल पूरे इसके अंदर दो ही चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, ओवरऑल इस पूरे के अंदर दो ही चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तो है टेम्परेचर, ठीक है, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, दो ही चीज़ों के बारे में बात की गई है इस अबायोटिक फैक्टर वाला जो हमारा टॉपिक है। इसके अंदर मतलब क्या बात की गई है उसको हम समझ लेते हैं एक बार। देखो, दो फैक्टर जो हैं यहाँ पर लिए गए हैं, टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। उसके बेसिस पर किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स देता है वो यहाँ समझाया गया है। ठीक है, रीड आउट करते हैं एक बार। हैविंग रियलाइज डेट द अबायोटिक कंडीशन ऑफ many habitats may vary drastically in time, we now ask how do the organism living in such habitats cope and manage with stressful conditions। कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि अबायोटिक कंडीशन की हम बात करते हैं तो अबायोटिक कंडीशन जो है वो कभी भी क्या हो सकती है, ड्रास्टिक हो सकती है। मतलब जैसे टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन से कंडीशन कैसी हो सकती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है वो हो सकती है। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। ठीक है, दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। पहले ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर होने वाले चेंजेस जो हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किस तरह से अफेक्ट करते हैं या क्यों करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या है वो हम समझते हैं। वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permit all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency। जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसकी बॉडी के अंदर क्या हुए हैं, उसके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हो रहे हैं वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होना स्टार्ट हो गए। तो इसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। क्योंकि सारा काम किसका है, बॉडी के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिज्म है उसी का सारा फंक्शन है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो जिस तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, जिस तरह का फिजियोलॉजी होगी,
वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म हमारा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है, तो हम वहाँ उस जगह पर क्या रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी अ टर्म ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जैसे ये बोलना चाह रहा है कि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमल है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑप्टिमल है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर या जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये तो हमें समझ में आता है कि बाहर की कंडीशन सही है तो हमारी बॉडी की कंडीशन भी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल है, तो बॉडी का अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी नॉर्मल है। बट अगर क्या हो कि बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाए और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, तो क्या हो, नॉर्मल है तो बॉडी भी नॉर्मल है, लेकिन जब बढ़ जाए तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर बॉडी क्या चाहेगी, अपना अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रखना चाहेगी। बाहर चेंजेस हो रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा क्या रखनी चाहेगी, बॉडी कांस्टेंट रखना चाहेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, इस प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस डिस्पाइट वेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था। Let us take an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it. कोई भी इंसान है, जैसे इंसान का ह्यूमन का एग्जांपल लिया है कि एक पर्सन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब अच्छी तरह काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है और ज़्यादा वर्क कर रहा है, ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। कहने का मतलब ये, इवन व्हेन इट इज़ स्corching हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, ठीक है, कि बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, फिर भी जो जो इंसान है वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा क्यों है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों कर रहा है वो। देखो क्या बोल रहा है, सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कि एक पर्सन जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा अगर टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विशेष टू मेंटेन इट, सो इवन व्हेन इट इज़ स्corchingly हॉट एंड फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड, चाहे बाहर झुलसा देने वाली गर्मी हो, चाहे जमा देने वाला ठंड हो, लेकिन अगर वो बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा। आगे देखो क्या तो बोल रहा है, इट कुड बी अचीव्ड एट होम, इन कार, इसको हम घर पे जो है वो अचीव कर सकते हैं। कार की बात करें, इन द कार वाइल ट्रेवलिंग, जब हम कार में ट्रेवल कर रहे हैं, द एंड एट अ वर्क प्लेस बाई यूजिंग एयर कंडीशन, चाहे हम घर में हो चाहे हम कार में हो, तो अगर हम एयर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब एयर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, झुलसा देने वाली गर्मी है, लेकिन एयर कंडीशन का यूज़ करके हमने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश की है, ठीक है। इन समर हीटर इन विंटर, और विंटर में सर्दियों से बचने के लिए हमने क्या किया, हीटर यूज़ किया या कार में हीटर चला लिया। तो कहने का मतलब इसका क्या है, कहने का मतलब ये इसका है ये कि इन्वायरमेंट में अपना परफॉर्मेंस कब दे पाऊँगा, अच्छा जब टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इन्वायरमेंट का। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, ठीक है। मान लो गर्मी में टेम्परेचर कितना पहुँच गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया, ठीक है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरी बॉडी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी,
तो मैं क्या करूँगा कि अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए 45 डिग्री को कम करने की कोशिश करूँगा। और उस 45 डिग्री को मैं कैसे कम कर सकता हूँ? अगर मैं घर में और कार में बैठा हुआ हूँ तो कैसे कम कर सकता हूँ? अगर मैं एसी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और मान लो विंटर की बात करें, विंटर विंटर के अंदर टेम्परेचर क्या हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो मेरे को तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो वापस वीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस तो कहाँ काम करता है, अच्छा जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो मेरे को 10 डिग्री से वापस से टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 डिग्री। और ये कैसे कर सकता हूँ मैं? हीटर चलाकर या बाहर आसपास के एनवायरनमेंट को मैं गर्म कर कर इसको कर सकता हूँ। कहने का मतलब समझ में आ गया? देन हीज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड हिम हर। तो अगर वो ऐसा करता है कि अपने आसपास का टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है, 25 डिग्री रख सकता है, तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। हेयर द पर्सन होम्योस्टेसिस इज अकम्प्लिश नॉट थ्रू द फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन। तो होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन है वो फिजियोलॉजिकल तो है ही, बॉडी इंटरनली या फिजियोलॉजिकल तरीके से होम्योस्टेसिस कंडीशन तो मेंटेन करती है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीका भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया है, एसी चलाया है, या हमने क्या किया है, हीटर चलाया है, ताकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद दिस सिचुएशन? दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है इस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाते हैं? लेट अस लुक द वेरियस पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेट्स और कन्फर्मर्स। रेगुलेट क्या है? सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम बिहेवियरल आल्सो मीन विच एंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। बाहर कितना भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, कितना भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको बोलेंगे रेगुलेटर्स। एंड etc. All birds and mammals, aves or mammals, and very few low vertebrates and invertebrate species are indeed capable to such regulation. थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखना। Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain constant body temperature and thrive whether दे लिव इन अंटार्कटिका और सहारा डिज़र्ट। तो जो हमारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो मैमल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मतलब डिफरेंट जगह पर क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर कम हो जाए चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए, वो हमेशा बॉडी का टेम्परेचर क्या रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। यही कारण है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो अंटार्कटिका में भी पाए जा रहे हैं जहाँ बहुत कम टेम्परेचर है, और सारा डिजर्ट में भी पाए जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे कम हो, इनका एक ही फंडा है कि हमेशा क्या करेंगे, ये बॉडी का टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। द mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use। ठीक है, जैसे ह्यूमन की बात, बहुत सारे मेमल्स जो हैं जिस तरह से ह्यूमन जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उसी तरह से मोस्ट ऑफ मेमल्स जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफ्यूजली। जब समर के अंदर हमें पता है टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, लेकिन हमेशा हमें क्या करना है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स रखना है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी का टेम्परेचर है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बाहर टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है तो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 डिग्री रहेगा। तो ये कैसे रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करेगी, पर्सपायरेशन करेगी, स्वेटिंग करेगी, जिससे क्या होगा, ये ऑपरेशन होगा जिससे कूलिंग होगी, सिमिलर टू वाट हैपन्स विद डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन। ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए डेजर्ट कूलर का या एसी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वी स्टार्ट, और अगर हम बात करें किसकी,
विंटर वेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस वी स्टार्ट टू शिवर। हम क्या करते हैं, शिवरिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो टेम्परेचर सर्दी लगते हैं, हमें क्या करते हैं, धूजना स्टार्ट करते हैं। क्यों? सर्दी लगने का मतलब है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी, शिवरिंग करेगी। और शिवरिंग क्यों कर रही है, क्योंकि शिवरिंग करने की वजह से बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर रही है एक्चुअली में बॉडी। तो हीट जनरेट होगी तो बॉडी का टेम्परेचर वापस से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, ठीक है। शिवरिंग अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर, रेज the body temperature. Plants on the other hand do not have such mechanism to maintain internal temperature. I hope रेगुलेटर्स समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये था रेगुलेटर्स के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे कन्फर्मर्स के बारे में। An overwhelming majority 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो रहा है तो खुद के अंदर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो खुद का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है तो खुद का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है या कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, तो उनको बोलेंगे कन्फर्मर्स। सिंपल सी बात। Their body temperature change with the ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of body fluid change with that ambient water osmotic concentration. जैसे एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहा है कि वाटर के अंदर अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो एक्वेटिक एनिमल्स का भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा अंदर का। यही रीज़न है कि फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश जो है मरीन वाटर में नहीं रह सकती और मरीन वाटर में रहने वाली फिश जो है फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती, क्योंकि फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन अलग होता है, मरीन वाटर का कंसंट्रेशन अलग होता है। ठीक है, क्लियर है। Considering the benefits of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. तो भाई ये क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि जब कन्फर्मर्स या रेगुलेटर्स को इतना फ़ायदा है कि वो अलग अलग टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं, तो इतना टाइम गुजरने के बाद भी कन्फर्मर्स जो हैं वो रेगुलेटर्स क्यों नहीं बने, या कन्फर्मर्स के अंदर इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ कि वो भी क्या बन जाएं, रेगुलेटर्स बन जाएं। तो इसका क्या रीज़न होना चाहिए? तो इसका एक ही रीज़न है कि देखो रेगुलेटर्स जो हैं वो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना क्या हो गया, एक बॉडी का एक मैकेनिज्म हो गया। और बॉडी का मैकेनिज्म का मतलब कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर इस तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही होगी, मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसा चल रहा होगा जो इस मैकेनिज्म को कर रहा होगा। और सिंपल सी बात है, अगर बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर उस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए क्या है, एनर्जी खर्च हो रही है। बॉडी के अंदर उस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए एनर्जी जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो मतलब ये है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर या ऑस्मो रेगुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए कंटिन्यूस मेटाबॉलिक प्रोसेस करते रहते हैं, और जिसमें हाई अमाउंट में एनर्जी की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। जिसमें हाई अमाउंट में एनर्जी की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। इन केस ऑफ कन्फर्मर्स उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, कि वो क्या कर पाएँ, बॉडी का टेम्परेचर को कंटिन्यूस रेगुलेट कर पाएँ या कांस्टेंट रख पाएँ। क्यों होता है ऐसा, उनके पास एनर्जी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ कन्फर्मर्स क्या कर रहे हैं, कन्फर्मर्स जो हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इन्वायरमेंट बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो वैसे ही उनकी एनर्जी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी यूज़ हो रही है, तो मोस्ट ऑफ एनर्जी तो उनकी वहीं लग गई। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने में जो एनर्जी चाहिए वो तो उनके पास बचेगी नहीं। तो इस वजह से हाई अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ने की वजह से, या एनर्जी के रूप में हाई कॉस्ट चुकाने की वजह से, जो रेगुलेटर्स जो कन्फर्मर्स है वो रेगुलेटर्स में चेंज नहीं हुए। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, दूसरा कन्फर्मर के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जो आगे देखते हैं क्या है। मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड डिज़ाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ। अच्छा, इसके पहले एक लाइन रह गई हमारी।
Recall the human analogy we used above. Much as they like, how many people can really afford an air conditioner? ठीक है, इस बात पे हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैनी सिंपल वे डिड आउट एंड डिज़ाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ. ये मैं बता चुका हूँ. थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. थर्मो रेगुलेशन जो है वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है. इस वजह से कन्फर्मर्स जो हैं वो कभी रेगुलेटर्स नहीं बन पाए. दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर ऑल एनिमल्स लाइक श्यूज एंड हमिंग बर्ड्स. जैसे इसने एग्जांपल दिया है श्यूज़ और हमिंग बर्ड्स का. श्यू जो है एक छोटा सा एनिमल होता है, चूहे जैसा. हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है, बर्ड होता है. तो इसका एग्जांपल दिया है हीट लॉस एंड हीट गेन इज फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. देखो, इस चीज़ को हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट लॉस होगी, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम हीट लॉस होगी. ठीक है, बात समझ में आ रही है. और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हीट लॉस तो ज़्यादा होगी, हीट गेनिंग भी ज़्यादा होगी. कम सरफेस एरिया है, हीट लॉस कम होगा, हीट गेनिंग भी क्या होगी, कम होगी. कहने का मतलब ये है. तो यहाँ पर इस बात का यहाँ पर क्या मतलब है वो हम समझते हैं. सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ तक हमारी ऑनलाइन क्लास में हो चुका था. तो यहाँ से मैं बोर्ड पे समझाऊंगा इसको. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ऑनलाइन क्लास में हो चुका था, यहीं से मैं बोर्ड पे इस चीज़ को समझाऊंगा. ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो डाउट क्लियर करेंगे हम हमारी ऑनलाइन क्लास में. ओके, थैंक यू.